नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगाह। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज अंतिम दिन। दौरे के अंतिम दिन पीएम मोदी सिडनी में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी एल्बनीज़ी के साथ उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी सिडनी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान के साक्षी बने। सिडनी में संयुक्त वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध T20 मोड में आए। अगले दशक में अपने समकक्ष एंथनी एल्बनीज़ी के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने बताया कि आज खनन और महत्वपूर्ण खनिज के संबंध में अपने रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए ठोस क्षेत्र की पहचान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पीएम एंथनी एल्बनीज़ के साथ ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया है। पीएम एल्बनीज़ ने सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों का परिप्रेक्ष्य केवल दो देशों तक सीमित नहीं है। ये क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और विश्व कल्याण से भी जुड़ा हुआ है। क्वाड समिट में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी के साथ हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए पीएम एल्बनीज़ के साथ सभी क्रिकेट प्रेमियों को भी आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सिडनी में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में एडमिरल्टी पुस्तिका पर हस्ताक्षर किया। सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ले के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने कई अहम विषयों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने चहलकदमी करते हुए बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के नेता विपक्ष से भी मुलाकात कर तमाम विषयों पर चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पीएम मोदी का मेगा शो कुडोस बैंक एरिना स्टेडियम में 20,000 से अधिक भारतीयों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने भारत की विकास यात्रा का किया जिक्र। कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित संबंधों के पीछे है भारतीय समुदाय का प्रमुख योगदान। प्रधानमंत्री ने ब्रिस्बेन में भारत का नया वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दूरी और अलग अलग जीवन शैलियों के बावजूद योग और क्रिकेट ने दोनों देशों के लोगों को युगों युगों से जोड़े रखा है। भारतवंशियों के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज़ी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी को बताया बॉस। कहा, उनका स्वागत करना सौभाग्य की बात। ऑस्ट्रेलियाई अखबारों के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आई। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर अखबारों में पीएम मोदी ने बटोरी सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर। बाबा नगरी देवघर में पूजा अर्चना के साथ महामहिम के दौरे की शुरुआत होगी। देवघर में उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां। राष्ट्रपति आज रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर होने जा रहा है। राष्ट्रपति कल खूंटी में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन लोगों में नई ऊर्जा का संचार और प्रेरणा देने का काम करेगा। बेंगलुरु में आज G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की दूसरी बैठक का औपचारिक रूप से उद्घाटन होगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगे विश्व व्यापार संगठन सुधार का विषय को तकनीकी सत्र में चर्चा के लिए शामिल किया जाएगा। G20 के अध्यक्ष भारत द्वारा लक्षित प्राथमिकताओं में से एक है। इन विचार विमर्शों का बल WTO के मूलभूत सिद्धांतों की पुष्टि करने पर होगा, जैसे कि मराकश समझौते और इसके बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में निहित है। वहीं नॉलेज पार्टनर द्वारा इस विषय पर एक प्रस्तुति भी दी जाएगी। बैठक के दूसरे और तीसरे दिन कागजी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण से संबंधित डिलीवरेबल्स पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। बिल ऑफ लैंडिंग तथा
सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन संवाद में शामिल। वहीं G20 का एक प्रतिनिधिमंडल मुंबई में भी है। मुंबई में G20 के मेहमानों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर डिजिटल साउंड शो का आयोजन किया गया। शो के जरिए विदेशी डेलीगेट्स को छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और उनके जीवन को जानने और समझने का मौका मिला। गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचने पर मेहमानों का पारंपरिक ढंग से शानदार स्वागत हुआ। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित 3 दिवसीय G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज अंतिम दिन। 3 दिवसीय बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के साथ विभिन्न पर्यटक स्थलों जैसे प्राथमिकता के 5 क्षेत्रों पर हुई चर्चा। इस बैठक में शामिल होकर 15 से ज्यादा देशों के 60 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधियों ने श्रीनगर में देश की पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को देखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आजादी का अमृत महोत्सव पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें देखते रहिए एक्सप्रेस 100। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और देश के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद कर उन पर गौरवान्वित महसूस करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। संसदीय कार्य मंत्रालय आज से नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने और सदन की कार्यवाही के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों के कामकाज को डिजिटल हाउस में बदलकर पेपरलेस बनाना है। अब तक 21 राज्य विधानसभाओं ने नेवा को अपनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 17 विधानमंडलों के लिए स्वीकृत की गई है और परियोजना के अमल के लिए उन्हें धनराशि जारी की गई है। उनमें से 9 विधानमंडल पहले से ही पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं और नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव है। देश भर के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का सितम जारी है, लेकिन तपती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 26 मई तक उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा हो सकती है। अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने और वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश और पूर्वी झारखंड के कुछ स्थानों में लू की स्थिति बनी हुई है।
अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब अगर अवैध कॉलोनी कटी तो विभागीय अफसर होंगे जिम्मेदार। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत के प्रयासों का उद्देश्य खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना है और ये सुनिश्चित करना है कि कमजोर समुदायों की मानवीय जरूरतों को बिना देरी के पूरा किया जाए। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा 2022 परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। एक बार फिर महिलाओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत का लोहा मनवाया। शीर्ष 4 स्थान में महिलाओं का कब्जा। कुल 933 उम्मीदवार सफल हुए, जिसमें इशिता किशोर ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी पास करने वाले नौजवानों को बधाई दी और कहा कि ये देश की सेवा करने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बहुत ही रोमांचक समय है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज डॉक्टर मांडविया प्रतिभागी राष्ट्रों के बीच स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सहयोग के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बांग्लादेश के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टीबी को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी साल 2022 में $3,500 अरब से अधिक रहा और अगले 5 वर्षों तक ये G20 समूह में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। मूडीज ने कहा है कि भारत की एक बड़ी युवा एवं शिक्षित श्रम शक्ति, छोटे परिवारों की बढ़ती संख्या और शहरीकरण से आवास, सीमेंट और नई कारों के लिए मांग बढ़ेगी। इसके अलावा ढांचागत क्षेत्र पर सरकारी खर्च बढ़ने से इस्पात एवं सीमेंट कारोबार, शुद्ध शून्य उत्सर्जन से नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की संभावना से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि राजनयिक माध्यमों से खाद्यान्न की खेपों पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 3 बैंकों और 2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया उनमें एक बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने वाले ग्राहकों से अधिक शुल्क वसूल रहा था, जबकि दूसरे बैंक ने उसी ग्राहक को ग्राहक पहचान कोड जारी किया था। आरबीआई ने कहा कि कन्याकुमारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर 7.50 लाख रुपए और राष्ट्रीय सहकारी बैंक और कृष्णा सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा रेनबो फाइनेंस इंडिया पर 4 लाख रुपए और श्रेष्ठ फिनवेस्ट पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी JSW एनर्जी का मार्च में सप्ताह बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 68% घटकर 272 करोड़ रुपए रह गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 864 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता अशोक लेलैंड का जनवरी-मार्च 2023 की तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 5 गुना होकर 802.71 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 157.85 करोड़ रुपए रहा था। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जारी कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक PM प्रसाद ने कहा कि बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले नॉन कुकिंग ऑयल कोयले के आयात में वित्त वर्ष 2025-26 तक बड़ी कमी आने की संभावना है।
बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने बताया है कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 34.08% बढ़कर 51.85 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की इसी अवधि में उसका शुद्ध लाभ 38.67 करोड़ रुपए था। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूछताछ की। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। इमरान खान का कहना है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप गढ़े गए हैं। गौरतलब है कि इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। इमरान खान की पत्नी भी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही हैं, लेकिन एजेंसी ने अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की है। इमरान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट के जरिए एक रियल एस्टेट टाइकून से रिश्वत के रूप में उन्होंने लाखों डॉलर की जमीन मिली थी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की एक जेल से रिहा किए जाने के कुछ देर बाद ही मंगलवार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान के शासन में 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे कुरैशी। पाक मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को कुरैशी की रिहाई का आदेश दिया था। कुरैशी ने अदालत को आश्वस्त किया था कि वो आंदोलन करने और कार्यकर्ताओं को उकसाने से दूर रहेंगे। 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के शीर्ष नेताओं में कुरैशी भी शामिल थे। एक रूसी अदालत ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के संवाददाता इवान गेर्शकोविच की हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिकी नागरिक गेर्शकोविच को 30 अगस्त तक कैद में रखने का आदेश दिया गया। इवान गेर्शकोविच को मार्च में रूस में एक रिपोर्टिंग यात्रा के दौरान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रूस के अधिकारियों ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया है कि जासूसी के आरोप में उन्होंने कौन से सबूत जुटाए थे। व्हाइट हाउस ने बताया है कि राष्ट्रपति बाइडेन घटनाक्रम को लेकर काफी चिंतित हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जीन पियरे ने कहा है कि गेर्शकोविच और अमेरिकी नागरिक पॉल रेलन को रूसी हिरासत से तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। अमेरिका में कर्ज संकट की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाने से वहां की घरेलू स्थिति पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि बिना ऋण सीमा बढ़ाए वो केवल 1 जून तक अमेरिकी सरकार के बिलों का भुगतान कर पाएगा। ऋण सीमा बढ़ाने के लिए अमेरिका की संसद में सरकार और रिपब्लिकन के बीच किसी समझौते पर पहुंचने के लिए महज कुछ दिन बचे। इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। हालांकि इसे अन्य बैठकों की तुलना में काफी सार्थक बताया गया। कनाडा के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस काम में न सिर्फ सेना काम कर रही है, बल्कि बड़ी संख्या में फायर टेंडर भी जुटे हुए हैं। भीषण आग से अल्बर्टा प्रांत में जंगलों में करीब 10 लाख हेक्टेयर भूमि जल चुकी है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की 2800 से अधिक अग्निशामक अल्बर्टा के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कनाडा हालात पर काबू पाने के लिए कनाडा को सहायता भेज रहे हैं। इस सप्ताह के अंत तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अग्निशामक कनाडा पहुंच जाएंगे। फ्रांस ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए ट्रेन के विकल्प वाली जगहों पर घरेलू छोटी मालवाहक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सांसदों ने 2 साल पहले इस तरह के प्रतिबंधों को मंजूरी दी थी। फ्रांस में मालवाहक उड़ानों पर प्रतिबंध का ये उपाय 2021 के जलवायु कानून में शामिल था और पहले से ही व्यवहार में लागू था, लेकिन कुछ एयरलाइंस ने यूरोपीय आयोग से इसकी वैधता की जांच करने की मांग की थी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और लॉकडाउन नियम तोड़ने के मामले में जॉनसन के खिलाफ नए सिरे से जांच हो सकती है। गौरतलब है कि बोरिस जॉनसन पर अपनी ही सरकार में महामारी लॉकडाउन नियमों को तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस बल और टेम्स वैली पुलिस ने कहा है कि वो जून 2020 और मई 2021 के बीच की घटनाओं से संबंधित विवरणों का आकलन कर रहे हैं। वहीं जॉनसन ने लगातार इन आरोपों को खारिज किया है।
बोरिस जॉनसन का कहना है कि उनके या उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से लॉकडाउन के किसी नियम को नहीं तोड़ा गया। हालांकि इसी साल 25 मई को सिविल सर्वेंट सीयूगे की जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दायर की है उससे साफ हो गया है कि कोरोना के सबसे कठिन वक्त के दौरान ब्रिटिश सरकार के मंत्री नियमों को ताक पर रखकर पार्टियां कर रहे थे। इस रिपोर्ट में मई 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच की 16 पार्टियों के फोटोग्राफ और जानकारियां आई थीं। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि पीएम बोरिस जॉनसन खुद इनमें से कम 6 अवैध पार्टियों में शामिल थे। और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है। चेन्नई की टीम ने पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने रिकॉर्ड 10वीं बार आईपीएल के फाइनल में प्रवेश किया। चेन्नई से जीत के लिए मिले 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की पूरी टीम 20 ओवर में 157 रन बनाकर आउट हो गई। हार के बावजूद गुजरात के पास अभी फाइनल में पहुंचने का एक और मौका है। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज चेन्नई में आईपीएल 2023 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि विजेता टीम का सामना क्वालिफायर 1 में हारने वाली गुजरात टाइटंस से होगा। बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इस प्रतियोगिता में भारत ने 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के लिए पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य अपने नाम किया। प्रमोद ने पुरुषों के एकल और युगल में स्वर्ण जीता, तो वहीं सुहास यतिराज ने SL4 में रजत पदक जीता। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में कबड्डी की शुरुआत हो गई है। पुरुष वर्ग में गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो ने कोलकाता की एडमास यूनिवर्सिटी को 46-29 से हराने में सफलता पाई। आज भी कबड्डी के मुकाबले खेले जाएंगे। शॉटगन निशानेबाजी विश्व कप में भारत को स्कीट स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक हासिल हुआ है। गनीमत सेखों ने देश के लिए रजत जीतने में सफलता पाई। ये विश्व कप के व्यक्तिगत वर्ग में गनीमत का पहला पदक है। वहीं 21 साल की दर्शना राठौर ने कांस्य पदक हासिल किया है। दर्शना का भी ये विश्व कप में पहला पदक है। उन्होंने 50 में 39 अंक अर्जित किए। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने सिंगापुर की वोंग शिन रू को हराकर विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंतिम 32 में जगह पक्की कर ली है। मनिका ने मैच को 11-9, 14-12, 11-4, 11-8 से अपने नाम किया। पुरुष युगल में आज शरद कमल और जी साथियान की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय जोड़ी का सामना एल पिचफोर्ड और पी ब्रिकहाल से होगा। मिश्रित युगल में जी साथियान और मनिका बत्रा की जोड़ी का सामना अंतिम 16 के मुकाबले में स्वीडन की क्रिस्टीना कार्लबर्ग और मोरेगाज की जोड़ी से होगा। साथियान ने मनिका के साथ मिलकर ब्राजील के एरिक चोटी और को हराया था। महिला युगल में मनिका बत्रा और अर्चना कामत की जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने के उद्देश्य से उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना जापान की मी मोइटो और हीना हटैर की जोड़ी से होगा।
पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सहित शीर्ष भारतीय खिलाड़ी बुधवार से मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। सिंधु पहले दौर में डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफर सेन से भिड़ेंगे। प्रणॉय को पुरुष एकल के पहले दौर में छठी वरीयता प्राप्त चौ चियान चेन का सामना करना है। किदाम्बी श्रीकांत जापान के कांता सुनेयामा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ला लीगा चैंपियन बार्सिलोना को लीग में आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा। रियल वलाडोलिड ने बार्सिलोना को 3-1 से हराने में सफलता पाई। फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल के 8वें दिन कई महत्वपूर्ण फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई तो फिल्म उद्योग से जुड़ी जानी मानी हस्तियों के कई सत्र भी संचालित किए गए। 8वें दिन भारतीय फिल्म पवेलियन का आकर्षण आगरा फिल्म के निर्माता और निर्देशक से बातचीत का सत्र रहा। आगरा फिल्म कानू बहल के निर्देशन बनी है और इस फिल्म का निर्माण भारत और फ्रांस ने मिलकर किया है। आगरा का वर्ल्ड प्रीमियर आज कान फिल्म फेस्टिवल में होने जा रहा है। वहीं भारतीय संगीतकार महेश राघवन की शानदार प्रस्तुति ने भारतीय पवेलियन में 4 चांद लगा दिए। अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी कान फिल्म फेस्टिवल 2023 के मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में दिखाई जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज को 25 मई से 12 जून तक विदेश जाने की अनुमति दी, जो 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में आरोपियों में से एक है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर शामिल है। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ की एक्शन और रोमांटिक फिल्म हीरोपंती को 9 साल पूरे हो गए हैं। टाइगर श्रॉफ ने 2014 में फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। टाइगर फिल्म के 9 साल पूरे होने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अदिति राव हैदरी और भारतीय मूल की ब्रिटिश एक्ट्रेस पेज संधू जल्दी ही अपकमिंग फिल्म शेरनी में स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। इस फिल्म की घोषणा मंगलवार को चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल के इंडिया पवेलियन में की गई। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए। एक्टर रणविजय सिंह तीसरे सीजन में सिटी ऑफ ड्रीम्स में शामिल हो गए। स्ट्रीमिंग शो टीवीएफ एस्पायरेंट्स फेम एक्टर सनी हिंदुजा ने शो के दूसरे सीजन की शूटिंग पूरी कर ली है, जो इस समय दिल्ली में चल रही है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।